पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 2 पढ़े थे और उसमें बच गया था इतना जो अब पूरा करने जा रहे हैं। विभिन्नता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोग के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तर, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विभिन्नता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनके गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस समूह को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक समूह, पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित हैं। इन अछूतों को दिए गए काम को अलावा और कोई काम करने की इज्जत नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इज्जत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसे गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इज्जत नहीं थी। उनके बच्चों दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों की सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को कहीं वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इज्जत नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अब अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबको इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसे महसूस होता है? कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें केरे गांव जाना था और हम पिताजी या उनको नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनको चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हमें काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ले लेती। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हमें क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती है तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन डिलीट कर ला जल्दी।
मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गरीबन अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गरीबनों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सूत्र डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटिंग स्पीचेज खंड 12 संपादन वसंत मून बम्बई शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ीवालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरे को मिलता है। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन को जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, बच्चों पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गरीबों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्या स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई, उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, या आपने दूसरे के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जिम्मेदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्यक्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसा दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए।
समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अपृष्ट यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरतें वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विभिन्नता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्ति करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और दूसरे की इज्जत करते हैं।